हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पे हैं अभी आप? कहाँ पर हैं अभी आप? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और माफ़ी चाहेंगे हम कि इतने दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई किसी कारणवश, ठीक है। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये आप सभी को पता है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हम प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम से जो है निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ है और सब क्लासेस है, सब कुछ फ्री मिलेगा। आपको बस हमारा साथ देना है। साथ में आपको ये देना है कि जैसे हम आपको क्लासेस कराए हैं, आपको कंटिन्यू क्लासेस करना है, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, इससे आपके डीएलएड में जो है अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो यहाँ पर हम एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। जो नए बच्चे जुड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, तो उन्हें बताने के लिए बताना तो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं और हम बाल विकास पेपर फर्स्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं और हम जो कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ईडीओ सेकंड पेपर सेकंड, ठीक है। ईडीओ सेकंड पेपर सेकंड, ठीक है। तो एजुकेशन सेकंड हम कर रहे हैं, सही है। तो ये हमारा क्लास जो है एजुकेशन सेकंड का है। और आप मेरी बाकी जो है बाल विकास पेपर फर्स्ट की क्लास देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। और सब कुछ आपको जो है बहुत ही बेसिक से मैंने आपको सब कुछ समझाया है और हिंदी में भी सारा सिलेबस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया, जो जो आपकी बीटीसी में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जो है सिलेबस देखें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमें चैप्टर्स आ रहे हैं और क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और है कंप्यूटर पढ़ाएंगी, ठीक है। फिर आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और उनकी क्लास की टाइमिंग 6 बजे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी क्लासेस अब आपके लिए जो है कंटिन्यू लगाई जाएंगी। कोई भी क्लासेस में छुट्टी नहीं होगी, कोई भी टीचर गायब नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब जो है आपके लिए जो आपके सिलेबस पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। वैसे तो आपका लगभग सिलेबस ज़्यादा नहीं है, पेपर से पहले पहले हम सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारे क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस बैच का फ़ायदा उठा सकें। एकदम निःशुल्क है तो इसका फ़ायदा सभी को होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्या है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है ये आपको पता ही है। और ये सब्जेक्ट हमें बहुत ही ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के नाम हमें याद रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो विषय हमारा क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। वैसे तो आप इसको ईडीओ 2 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईडीओ 2 के नाम से इसे आप जानते हैं, सही है। तो आपको पता है ये ईडीओ 2 है और ये आपका प्रश्न पत्र सेकंड है, ठीक है। पहला बाल विकास हमारा है, तो सबसे पहले आपका पेपर बाल विकास का होगा। उसके बाद आपका जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ईडीओ सेकंड का होगा, ठीक है। और इसके लिए अंक मैंने आपको बताई है, जैसे कि अंक के लिए क्या है, आपको 50 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं कि ये पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। तो ये आप एकदम से ध्यान रखें, क्योंकि हमें हर पेपर का क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि कितने पे नंबर का है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम नया टॉपिक करेंगे। तो आज हम करेंगे शिक्षण सूत्र का अर्थ। क्या करेंगे, शिक्षण सूत्र का अर्थ जानेंगे, शिक्षण सूत्र के प्रकार जानेंगे और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम शिक्षण के सूत्र के बारे में जानेंगे, कौन कौन से शिक्षण के सूत्र होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके बीटीसी में अंत तक काम आने वाला है और टीचिंग में तो बहुत ही काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, शिक्षण सूत्र के सिद्धांत है। क्या है, शिक्षण सूत्र के सिद्धांत, या आप इन्हें शिक्षण सूत्र कह सकते हैं। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से जिन सूत्रों कि शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से जिन सूत्रों को
अध्ययन में रखा जाना चाहिए वे निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला इसमें है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? बच्चे को हमें कैसे सिखाना है? ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें सिखाना है। तो यही हमारे क्या होंगे? शिक्षण के सूत्र होंगे। तो यहाँ पर वो सूत्र होंगे जिस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ये सूत्र वो कहलाएंगे या वो सिद्धांत होंगे ये, ठीक है। कि आप अगर बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपना शिक्षण करना है, किन किन विधियों का, किन किन सूत्रों का या सिद्धांतों का हमें यूज करना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर पहला है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। क्या है? सरल से कठिन की ओर है। इसके बाद थर्ड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ इसमें है पूर्ण से अंश की ओर। क्या है? पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। फिफ्थ इसमें है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ठीक है। सिक्स इसमें है निश्चित से अनिश्चित की ओर। क्या है? निश्चित से अनिश्चित की ओर। हम बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर पढ़ाना है, ठीक है। तो ये हम रूल जो है जब बड़े क्लासेस में होते हैं तब इसका यूज करते हैं। और आगमन से निगमन की ओर। क्या है? आगमन से निगमन की ओर। इसके बाद 8 नंबर है, 8 नंबर क्या है? अनुभव से तर्क की ओर। क्या है? अनुभव से तर्क की ओर। इसके बाद अगला 9 नंबर दिया है मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर। 10 नंबर है अनुभूति से विचार की ओर। क्या है? अनुभूति से विचार की ओर। तो यहाँ पर हमने अपने जो है सारे सूत्र देख लिए कि कौन कौन से हैं। अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, सरल से कठिन की ओर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या है, सिद्धांत है। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए हमारी क्लास में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करके जोड़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ पेपर के लेवल से। ठीक है, पेपर में ये सारी चीज़ें आपको छपी हुई मिलेंगी एकदम से। सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण के सूत्र। क्या है? शिक्षण के सूत्र। तो ये देखेंगे क्या है। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं। क्या है? विशेष विधियों का क्या कराते हैं? ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि को गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। जो हमारे छात्र हैं वो अच्छी उन्हें उपलब्धि प्राप्त हो, तो इन सारी शिक्षण का प्रयोग करके हम उनकी गुणवत्ता में क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। तो शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। सही है। अच्छे शिक्षण की एक मुख्य विशेषता यह है कि क्या है मुख्य विशेषता? कि छात्रों को जो भी विषय वस्तु लें, ठीक है, छात्र जो भी विषय वस्तु लें उसे सीखने के लिए प्रेरित करना तथा कक्षा में विशेष शिक्षण में उनकी रुचि व ध्यान प्राप्त करना आवश्यक ही कुशलता पर निर्भर करता है। ठीक है। और शिक्षण की कुशलता शिक्षण विधि से होगी। किससे होगी? अगर आप अच्छी शिक्षण विधि का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो शिक्षण है वो कैसा होगा? कुशल होगा। जो बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं वो कुशल कहलाएगा। और क्या होते हैं? शिक्षण के सिद्धांत अच्छे हों, शिक्षण के सूत्र अच्छे हों, छात्रों की क्षमताओं के समुचित ज्ञान पर निर्भर है। ठीक है, कि जैसा बच्चे का जो है क्षमता है हम उस तरीके से उसको पढ़ाएं, उन विधियों का यूज करें कि कौन सी विधि कब बच्चे पे जो है हमें उस पर प्रयोग करनी है और वो उसके लिए क्या है? एक लाभदायक सिद्ध हो। ठीक है, कि उसका लाभ वो ले सके। ठीक है, अगर वो कुछ पढ़ रहा है, सीख रहा है तो उसमें उसकी रुचि भी बढ़े और क्या है उसमें जो है उसकी गुणवत्ता का भी सुधार हो। सही है। तो हम जो है शिक्षण के सूत्र क्या है इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण के सूत्र का अर्थ क्या है, अर्थ जानेंगे हम। ठीक है, तो शिक्षकों की उपर्युक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों
व शिक्षा शास्त्रियों ने अनेक अनुभवों व विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन्हें शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। ठीक है, जो शिक्षण करते समय टीचर्स के सामने, शिक्षकों के सामने जो कठिनाइयाँ आ रही थी, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक ने क्या है, तरह तरह तरीके के क्या है सूत्र हमें बताए, जो मैंने अभी आपको बताए थे। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण के सूत्र कहते हैं। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं, ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर और कैसे प्रभावशाली वैज्ञानिक बन जाती है। ठीक है, इनका अगर हम यूज करते हैं तो हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया, वो सुगम, रुचिगत हो जाती है, रुचिकर हो जाती है और क्या है, प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित है। किस पर आधारित है, आपसे पूछा जाए शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, बाल प्रकृति पर आधारित है। अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए अनेक विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो जो शिक्षक हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सूत्र हैं। अब हम बीटीसी कर रहे हैं तो आधे शिक्षक ही बन जाएंगे हम। ठीक है, तो आप भी बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो आपको सूत्रों का पता होना चाहिए। आप टीचिंग करने जाएंगे तो भी आप इन चीज़ों का, इन सूत्रों का यूज करके वहाँ पर आप टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस सूत्र का प्रयोग उसे किस स्थान पर और कैसे करना है। तो इससे हम क्या जानेंगे कि मान लीजिए सरल से कठिन की ओर है, तो इस सूत्र का हम यूज कैसे करेंगे और कौन सी कक्षा के लिए करेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे ताकि उसके छात्र विषय वस्तु को सरलता से समझ सकें। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, बच्चे जो हैं, जो सब्जेक्ट हम उसको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझता भी है और क्या है, वो लंबे समय तक याद भी रख पाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे शिक्षण सूत्र की परिभाषा। तो डेफिनेशन इसमें एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन तो पूछी ही जाती हैं, और नहीं भी पूछी जा रही हैं तो आप 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है लघु वाला, उसमें आप ज़रूर डेफिनेशन लिख के आइए। ठीक है, ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि आप डेफिनेशन लिखते हैं तो इससे आपको जो है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे, पहले जो राइटर हैं, जो पहले मनोवैज्ञानिक है वो कौन से हैं, रेमंड के अनुसार। क्या है, रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करता है जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, शिक्षण सूत्र क्या होता है, पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गया है कि सूत्र एक आम सच्चाई है। क्या है, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ठीक है, तो जितना हमें अनुभव होगा उतने हम अच्छे से इन सूत्रों को क्या है, यूज कर पाएंगे बच्चे के लिए। अब यहाँ पर डेफिनेशन समझ गए, आगे और देखते हैं। तो इसके बाद देखेंगे ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पठान की प्रक्रिया आसान हो जाती है। कैसे हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र जो हैं छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषाओं पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापक को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों को अध्ययन के प्रति क्या है, जागरूक तथा क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीकें ये विधियां जो है प्रयोग में लाई जाती हैं, यह शिक्षण सूत्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, शिक्षण सूत्र कहलाती हैं। ये विधियां हैं और ये तकनीकियां हैं। ठीक है, इससे क्या है, ये इसीलिए ही लाई गई हैं कि इससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में रुचि ले। ठीक है, और वो जागरूक हो पढ़ाई के प्रति। ठीक है, तो इसीलिए हम इन सूत्रों का, इन विधियों का जो है प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण में। अब आगे देखते हैं इसके बाद।
अब हम देखेंगे पहला हमारा कौन सा सूत्र है। तो शिक्षण के विभिन्न सूत्र हैं। तो इसमें पहला क्या है, पहला है सरल से जटिल की ओर। क्या है, सरल से जटिल की ओर। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या है, इंग्लिश में से बोलेंगे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सरल से जटिल की ओर। तो क्या है ये सरल से जटिल की ओर, तो देखेंगे इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उसकी रुचि व ध्यान लगा रहे। ठीक है, इसका कहना सीधे सा ये है कि बच्चे को हम पहले सरल चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे को हम कठिन चीज़ों पे लेके जाएंगे। जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, मान ली कक्षा 1 का बच्चा है, तो पहले आप उसको छोटा बड़ा लिखना सिखाएंगे। उसके बाद आप उसको शब्दों को बताएंगे कि कैसे हम उसे जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जाके सीधे उसे पहले क्या है शब्द बनाना सिखा देंगे, नहीं। पहले हम क्या करेंगे, उसे छोटा बड़ा बताएंगे कि छोटा बड़ा की किस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से उसका उच्चारण होता है। उसके बाद जो है हम उन वर्णों को जोड़कर जो है शब्द बनाना सिखाते हैं। सही है, आगे देखते हैं। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है, वो जटिल चीज़ों को भी समझ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा एक समय ऐसा आता है जो बच्चा छोटा बड़ा नहीं पढ़ पाता था, वो छोटा बड़ा भी सीख जाता है। उसके बाद जो है वो कविता भी करने लगता है। ठीक है, और जो है वर्ण भी बनाने लगता है। यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगे तो उसे समझने में असमर्थ रहेगा। इससे शिक्षक का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शुरू से बच्चे पे जो है कठिन चीज़ों का बोझ डाल देंगे तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, कल से आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपकी मेहनत भी क्या है, बेकार जाएगी। ठीक है, वो भी समझ नहीं पाएगा और क्या है उसका भी विकास नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर सरल से जटिल की जो है सूत्र है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है आप जब टीचिंग करेंगे तब वहाँ पर आप इसको लागू भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे लागू करना है वो हमने देख लिया इसको। सही है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जैसे हासिल के जोड़ व घटा सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटा सिखाना चाहिए। ठीक है, तो हासिल के सवाल सिखाने से पहले बच्चे को हमें क्या सिखाना चाहिए, उसे गिनतियाँ सिखानी चाहिए, उसे पहाड़े सिखाने चाहिए। पहाड़े तो बाद में सिखाए जाते हैं, बच्चे को पहले गिनती आना चाहिए, साधारण जोड़ आना चाहिए, 2+2 क्या होगा, 2+1 क्या होगा, 2+3 क्या होगा, और घटाना सिखाना चाहिए, मतलब कि 5 में से 3 गए, 2 और 2 में से 2 गए या 2 में से 1 गया। तो इन सारी चीज़ों को हम बच्चे को सिखाते हैं। पहले सरल चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद बच्चे को जो हासिल वाले भी सिखाएंगे। ठीक है, अगला इसमें एग्जाम्पल है, हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बच्चे को सरल प्रतीत होगा, परंतु युद्धों, घटनाओं, संधियों व शासन प्रबंध के विस्तृत रूप में यह अत्यंत कठिन लगेगा। ठीक है, हम बच्चे को छोटी छोटी कहानियों के द्वारा क्या है अपने इतिहास को बताते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी की छोटी मोटी कहानी हम उन्हें सुना देंगे, और जो भी भगत सिंह है महापुरुष है हमारे, या जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम छोटी छोटी कहानियों के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे। ऐसा नहीं सीधे युद्ध पे ले चलेंगे, ये प्लासी का युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, मतलब कि सीधे आप बता देंगे प्लासी का युद्ध हुआ था, ऐसे अंग्रेज आए थे, तो बच्चे नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। अगला इसमें है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये क्या है, फ्रॉम नोन टू अनोन। ठीक है, नोन टू अनोन, तो नोन से अनोन की तरफ, मतलब कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात उससे पहले वे बातें सिखानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उन विषयों वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता है, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चे के लिए कठिन होते हैं। ठीक है, किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब
उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हों। ठीक है, अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्व ज्ञान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब लेसन प्लानिंग करेंगे तो इसको आप समझेंगे कि कैसे हम पूर्व ज्ञान में बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बच्चे से जैसे मान लो आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को फर्स्ट क्लास की, या मान लो फोर्थ क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चे का क्या है पूर्व ज्ञान जानेंगे कि बच्चे को आता कितना है। ठीक है, पहले आप उससे जानवरों के नाम पूछेंगे, और जो है फोर्थ क्लास का बच्चा तो जानवर के नाम तो आते ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो पहले उससे वो चीज़ें पूछनी है जो उसे ज्ञात हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है उसे नया सिखाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको एकदम से नया सिखाने लगे और जो है उससे पुराना पूछा ही नहीं। इससे बच्चे का लेवल आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना आता है और क्या क्या चीज़ें जान सकता है वो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब हम कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारा वहाँ पर इंट्रेंस होता है। तो इंट्रेंस में क्या होता है, हमें जो सीखा हुआ है पहले से वही चीज़ें तो आती हैं, उसके बाद ही तो हम आगे की चीज़ें बाद में सीखते हैं। तो ऐसा ही बच्चों के साथ होता है, पहले हम उन्हें उनके पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं, उसके बाद उन्हें नया ज्ञान देते हैं। तो पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान जब सम्मिलित होता है तो बच्चा अच्छे से सीख भी पाता है। सही है, तो यही क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। जो बच्चे को ज्ञात है उससे बच्चे को अज्ञात की ओर ले जाना। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा देखेंगे। इसका उदाहरण है भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे को काखा गागा सिखा रहे हैं या छोटा बड़ा सिखा रहे हैं, तो आ सिखाएंगे तो आप उससे बताएंगे आ से क्या होता है, अनार होता है, आ से क्या होता है, अम्मा होता है। ठीक है, और आ से बहुत सारे आप वर्ड बताएंगे बच्चे को, तो ऐसे क्या है और कुछ नए वर्ड भी बताएंगे। ठीक है, तो इससे बच्चा क्या है वर्णमाला को सीखने की मतलब आपको उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे का से क्या होता है, कमल होता है, का से कमल, कलम, कलश, कबूतर, इस तरीके से आपको बताना है कि का से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसी खा से खरगोश, खा से खत, खा से खटाऊ आदि जो चीज़ें क्या होती हैं आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ज्ञात से अज्ञात की ओर देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा सूत्र है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर। क्या है, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगे देखेंगे बच्चों की, तो जानेंगे कि है क्या ये। तो बच्चों की शारीरिक विकास के साथ साथ उनकी मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता रहता है वैसे उसका मस्तिष्क का विकास भी होता है। ठीक है, शैशवावस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। ठीक है, आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही क्या होना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। ठीक है, तो हम बच्चे को क्या है स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। तो उसके लिए पहले हम स्थूल बातों या मूर्त पदार्थों के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम क्या है उसे अमूर्त पदार्थों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें जो राइटर के द्वारा कहा गया है कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार अपने पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उसका अंत जो है सूक्ष्म वस्तुओं से किया जाए। अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पहले स्थूल वस्तुओं से हमें दिखा के उसे प्रारंभ करना चाहिए और अंत क्या है सूक्ष्म वस्तुओं से करना चाहिए। तो इस सूत्र को ही क्या कहते हैं,
मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको मूर्त से अमूर्त की ओर आ रहा है तो भी आपका यही आएगा, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रहा है तो भी आपका यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है कि गणित में जोड़ घटा सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों को हम मान लीजिए सिखा रहे हैं, गणित सिखा रहे हैं, उसे जोड़ सिखा रहे हैं, तो हम क्या है पेंसिल ले सकते हैं कि 2 पेंसिल हैं तो 2 में और 2 पेंसिल रख दी हमने, तो बच्चे से का बताओ कितनी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये स्थूल चीज़ें होती हैं, ये कैसी होती है, मूर्त चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आगे अगला देखेंगे एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल दिया है भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलों, तालाबों, कुओं आदि का नाम प्रत्यक्ष प्रदर्शन, भ्रमण या फिर मॉडल, चित्र, चार्ट आदि के माध्यम से सरलता पूर्वक कराया जा सकता है। बच्चे को मान लीजिए हम 6-7 का बच्चा है, तो उसके लिए हम अगर भूगोल की जानकारी दे रहे हैं, नदियों की, पर्वत पहाड़ों की, तो यहाँ पर या तो हम मैप है उसका यूज करें, या बच्चे को मॉडल के द्वारा समझाएं, या बच्चे को संभव हो तो अगर आसपास कोई आपके नदी वगैरह है तो वहाँ आप उसका भ्रमण भी करा सकते हैं। जब हम बड़े ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो जैसे हम जाते हैं भ्रमण करने के लिए, अगर आप भूगोल लेंगे तो वहाँ पर आपके लिए क्या है घुमाने ले जाया जाता है। तो घुमाने से मतलब यही होता है कि आपको उन चीज़ों को दिखाना कि किस तरीके से हमारे इतिहास में, हमारे जो हैं या हमारे भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नदियाँ हैं, क्या तालाब हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाना, ठीक है, प्रैक्टिकली मान लीजिए आप, ठीक है। यही क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, सही है। तो समझ गए होंगे आप इसको अच्छे से। तो समझ में आ रहा है तो खाली देखते नहीं रहिए, कमेंट भी कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अगला अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अमूर्त से मूर्त की तरफ तो अच्छे से समझ गए होंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सूत्र होगा हमारा। अगला हमारा होगा पूर्ण से अंश की ओर। क्या है, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या है, होल टू पार्ट की तरफ। तो जानेंगे ये क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। तो इस सूत्र का आधार गेस्टल्टवाद, ठीक है, किसको माना जाता है, गेस्टल्टवाद को माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण से अंश की ओर जो सूत्र है इसका आधार किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, गेस्टल्टवाद को माना जाता है, ठीक है। तो गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है और समझता है, इसके विभिन्न अंगों अंश को नहीं, ठीक है। तो जैसे बालक क्या है, सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं जानता है, ठीक है। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान को लगभग उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए, ठीक है। तो छात्र को क्या है, जैसे मान लीजिए हम भी थे तो हमें सीधे हमें पता था कि ये पेड़ है, हमें नहीं पता था उसमें ये जड़ में होता है, तना होता है, डाल होती है, फूल, पत्ती, सब कुछ उसी में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, एक टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चे को सिखाइए, ठीक है, कि आप मान लीजिए प्रैक्टिकल करिए, क्लास में लाके कोई भी पौधा ले आइए, ठीक है। अब कोई भी पौधा ले आइए और उसमें बताइए कि ये देखिए इसकी जड़ होती है, ये इसका तना है, ये डाली है, यहाँ से ऐसे पत्तियाँ हैं ये, और यहाँ फूल आता है, फूल आता है, इसके बाद फल आता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है क्या देंगे, एक टीचर ही दे सकता है बच्चे को, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं क्या है, उदाहरण के लिए है कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए पहले कंप्यूटर व फिर उसके भागों आदि, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम कंप्यूटर बच्चे को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले दिखाएंगे कि देखो ये कंप्यूटर है, ठीक है। जब बच्चा उस कंप्यूटर को देखेगा उसके बाद हम क्या बताएंगे, ये देखो सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये प्रिंटर है इसका। तो उसके बाद हम उसके पार्ट के बारे में बच्चे को बताते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है। क्या है,
पूर्ण से अंश की ओर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, शिक्षण सूत्र होगा। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला 5th नंबर सूत्र क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, बालक के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों के विकास। ठीक है, मानसिक विकास क्या है, ज्ञानेंद्रियों का विकास ही होगा। व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। ठीक है, क्या निश्चित आती है। प्रारंभ में बच्चे को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह अनेक बारे में अपने मन में कुछ विषय बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उसके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे और गलत धारणाओं की जानकारी में क्या करे, सुधार करे। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको गलत जानकारी होती हैं। ठीक है, अब वो जो भी अपनी वो परिकल्पनाएं करते हैं उसके अनुसार होती हैं, तो उनको सही करने का दायित्व किसका है, एक शिक्षक का है। ठीक है, तो शिक्षक बच्चे को क्या है, अच्छे से जानकारी दे, उन्हें बताए, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा, कि ये आपको गलत चीज़ पता है, ये ऐसे नहीं होती है, ये ऐसी होती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे, किसी देश प्रदेश प्रमुख स्थल व जहाँ की विशिष्टताओं से संबंधित छात्रों में अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट व उदाहरणों के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे को अगर हमें किसी देश की या किसी प्रदेश की जानकारी देनी है, उसके लिए पूरा सही से ज्ञान तो होगा नहीं, निश्चित ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, आधा अधूरा पता होगा, तो उसको आपको अच्छे से सिखाना है। इसके लिए आप वहाँ पर मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या वहाँ से रिलेटिव चित्र दिखा सकते हैं उसको, देखिए ये ऐसा है, कि ये देखिए चार्ट में ऐसा दिख रहा है, आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा 5th वाला सूत्र होगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर, समझ गए होंगे आप क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। इसके बाद अगला सूत्र जो है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। क्या है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तो फ्रॉम सीन टू अनसीन। ठीक है, फ्रॉम सीन टू अनसीन। तो ये देखते हैं क्या है, इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उसके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में उन्हें यह नहीं देख सकता है। ठीक है, अर्थात इन्हें पहले उनके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, फिर उसी की सहायता से भूत या भविष्य की जानकारी हो। तो बच्चे को कुछ हम बता रहे हैं, तो पहले हम वर्तमान की जानकारी बताएंगे उसे, उसके बाद तो उसको भूत और भविष्य बताएंगे, क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के अनुसार हम समझेंगे, कैसे कि भाषा में चित्र पठन और अन्य विषयों में सहायता सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को अमूर्त वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी हमने देख लिया, क्या है ये सूत्र है क्या। ठीक है, किस तरीके से हम इसका अपने शिक्षण में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलें क्या नहीं चलें, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी मुझे एक भी कमेंट नहीं करता, क्यों नहीं करता है ये मुझे नहीं पता। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करते जाइए और शेयर भी करते जाइए जल्द से जल्द अपने दोस्तों को। तो 7th वाला हमारा होगा विशिष्ट, 7th हमारा है
विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो फ्रॉम प्रैक्टिकली टू जर्नल, फ्रॉम प्रैक्टिकली टू जर्नल। तो इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। अतः उनमें बच्चे क्या होते हैं? रुचिपूर्वक सीखते हैं। उसे प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए गणित, विज्ञान, व्याकरण, शिक्षण में यह सूत्र विशेष उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण जानेंगे। जब तक हम उदाहरण नहीं देखेंगे हमें आपको जो है अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। उदाहरण से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उदाहरण देखेंगे। इसमें क्या है? इसमें उदाहरण है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। फिर उन्हें उदाहरण को समेकित करते हुए उनकी परिभाषाओं को स्पष्ट करना चाहिए। अगर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हम इसके उदाहरण बताएंगे। ठीक है, कि संज्ञा क्या होती है। मान लीजिए आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताया, तो आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, तो ये हमारी क्या होंगी? संज्ञा होंगी। तो इस तरीके से पहले आप उसको उदाहरण बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे? उसके बाद आप उसको संज्ञा की डेफिनेशन बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि वर्ड में थे हम कैसे छांटते हैं कि अगर वर्ड में दिया है, आपको आया क्वेश्चन में कि संज्ञा बताइए इसमें कौन कौन सी हैं, तो कैसे निकालेंगे आप उसमें, आप उसको ये भी बताएंगे। सही है। अगला देखे हैं संस्कृत हिंदी सूक्ष्म व विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या समान संदर्भ में की जाती है। ठीक है, संस्कृत और हिंदी को हम इस तरीके से इसका यूज करके बच्चे को बता सकते हैं। इन सूत्र को दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना। तो कौन से सूत्र को कहेंगे? तो हमारा ये क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर है। इसी को हम क्या कहेंगे? दृष्टांत से सिद्धांत की ओर कहेंगे। आगमन विधि में भी इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि में? आगमन विधि में। ठीक है, अर्थात पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में पहले बच्चे को हम उदाहरण बताते हैं, उसके बाद उसको क्या है, उसके बाद उसको हम उस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, निगमन में क्या होता है? पहले हम उसको निष्कर्ष बताते हैं, उसके बाद हम उसको उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, बड़ी क्लासेस में यूज होती हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद दिया है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो देखते हैं, विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों ही बच्चे के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस सूत्र के अनुसार किसी घटना, तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप से कराकर फिर उसकी विधि भागों की व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो शिक्षण में विश्लेषण से संश्लेषण दोनों क्या हैं, आवश्यक हैं। ठीक है, तो विश्लेषण से संश्लेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन के अनुसार हम देखेंगे, एक शिक्षा शास्त्री के अनुसार किसी समस्या के ऐसे, ये जीवित आएगा, क्या आएगा, ऐसे जीवित टुकड़े
करना कि उनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए। क्या कहलाएगा? विश्लेषण कहलाएगा। आगे देखते हैं। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चे को हम किसी चीज़ को क्या है तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? विश्लेषण होगा। अब जब हम उस टूटे हुए को हम एक साथ कर देंगे, एक साथ उसे जोड़कर बताने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? संश्लेषण होगा। तो विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ हमें क्या है, इस शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग करके हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। सही है। आगे देखेंगे, अगला सूत्र देखेंगे। तो इसके बाद हम नैश शिक्षण सूत्र पर चलते हैं। अब अगला हमारा क्या होगा? पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों की जानकारी देना है तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, फिर उसके सभी जिलों की स्थिति व विशेषता की जानकारी कराई जा सकती है। बच्चे को हम उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं, यूपी के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे को हम क्या करेंगे? यूपी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसके बाकी जिले हैं उनके बारे में बताएंगे। अतः अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे इसको मिक्स कर देंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश में इतने ज़िले होते हैं, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश का ही भाग है। ठीक है, इस तरीके से उसको जोड़कर हम बच्चे को सिखा देंगे। ठीक है, तो विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ हो जाएगा। अगले चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से किसकी ओर? तर्क संगत की ओर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम साइकोलॉजी टू लॉजिकल। साइकोलॉजी टू क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी टू लॉजिकल बोलेंगे। तो शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचि, रुझानों, क्षमताओं, जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, ऐसे हम भी अगर जब बच्चे थे तो हमें भी यही लगता था कि जो है हमारी रुचि के अनुसार हमें पढ़ाया जाए। ठीक है, हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार पढ़ाया जाए हमें। सही है, हम अपने तरीके से पढ़ें। तो हमें भी यही करना है। बच्चे की जो उसकी रुचि है, जो वो चाहता है, उसकी क्षमता जैसी है उसके अनुसार हमें उसको पढ़ाना है। जैसे देखेंगे उसके ज्ञान का विकास होता जाए, उसे विषय की तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए जिससे उसकी रुचि और ध्यान पाठ व विषय पर लगा रहे। ऐसा हम नहीं करेंगे तो बच्चा जो है रुचि से पढ़ेगा भी नहीं, और जब रुचि से नहीं पढ़ेगा तो उसका ध्यान भी नहीं लगेगा और वो भी अच्छे से सीख नहीं पाएगा। सही है। इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। इसका उदाहरण है कि भाषा के शिक्षण का तार्किक क्रम वर्णमाला, तार्किक क्रम क्या है? वर्ण व ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी कराना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से जान गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे अगला देखेंगे। इसके बाद दिया है अनुभव से युक्ति की ओर। ठीक है, ठीक है, तो 10 नंबर देखेंगे अनुभव से युक्त की ओर। ठीक है, तो क्या है? अनुभव ज्ञात यह होता है, अनुभव ज्ञान यह होता है जिसे बालक अपने शिक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण व निश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्कयुक्त बनाना चाहिए। ठीक है, अल्पायु में बालकों में तर्क व विचार का प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्व अनुभव होता है। ठीक है, तो परंतु इन अनुभवों के कारण को खोजने में बालक मस्तिष्क असफल रहता है। बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? असफल होता है बचपन में। अतः शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विधि सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत व युक्त बनाने की
कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या है उसे सिखाते समय ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्या है, युक्त उसकी जो तर्क है उसमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है, मानसिक रूप से क्या हो सके, तेज हो सके। तो यहाँ पर ये भी हमने देख लिया। अगर आगे चलते हैं, इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है, सूर्य उदय व सूर्य अस्त को यह प्रतिदिन देखता है। ठीक है, बच्चा क्या है, सूर्योदय भी देखता है और सूर्य अस्त भी देखता है। गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है। सर्दी में क्या होता है, कोहरा भी वह देखता है। बरसात में जोरदार बारिश व प्रतिवर्ष देखता है। परंतु ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसे वह नहीं समझ पाता है। ठीक है, अतः शिक्षक को कारण सहित उदाहरण TLM के माध्यम से उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए। आपको भी पता है, आपके आसपास अगर बच्चे होंगे तो आपसे कितने क्वेश्चंस करते होंगे कि अब बताइए ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सूरज निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, सूरज क्यों हो रहा है, रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है। इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्कुल इंसान को परेशानी कर देते हैं। ठीक है, तो इससे उनका अनुभव जन्मे ज्ञान प्रयुक्त बन सकता है। लेकिन जो है शिक्षक हैं आप अगर, तो आपको बच्चे के हर क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, हर क्वेश्चंस का उसको अच्छे से आंसर देना है, प्यार से उसे समझाना है और विथ एग्जाम्पल उसको आप एग्जाम्पल भी दीजिए कि इसका ये एग्जाम्पल है, वो अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है, जो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं है, पूर्ण ज्ञान, उसको क्या है, उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराए और उसकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसके सवाल हैं, उनका आंसर दे। सही है, आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। इसके बाद जो अगला दिया है वो दिया है प्रकृति का अनुकरण। क्या है, प्रकृति का अनुकरण, फॉलो टू नेचर। इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में क्या है, रखना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री व गतिविधि, इन सभी में क्या है, कुछ बच्चों की शारीरिक व मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चों को हम एक्टिविटी करा रहे हैं या बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, और ऐसे नहीं एक बच्चे की क्षमता के अनुसार, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। सही है, यदि हमारी शिक्षा व शिक्षण बाल विकास में बाधक बनते हैं तो वह अनुचित, प्रासंगिक व अमनोवैज्ञानिक है। अतः शिक्षक के रूप में हमें इस सूत्र का अनुकरण करके छात्रों के स्वाभाविक विकास में सहायता करने में क्या होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। सही है, तो यहाँ पर हम सारे जो हमारे शिक्षण सूत्र से हम उनको पढ़ चुके हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और आप अच्छे से समझ भी पाए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट छोड़ देना कि हाँ आपको समझ में आ गया है। सही है, तो सूत्र देख लिए सारे हमने, एक एक करके बाकायदे सब पढ़ लिए। अब इसकी उपयोगिता देखेंगे कि उपयोगिता क्या है। तो शिक्षण सूत्र की शिक्षण में उपयोगिता की क्या उपयोगिता है। तो पहली उपयोगिता इसमें क्या है, शिक्षण के द्वारा ही शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो शिक्षक का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, कि बच्चे का ऑल ऑफ डेवलपमेंट हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। इस दृष्टि से शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिगम है। क्या है, अधिगम है। छात्रों के अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। अपने दायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वाह करने हेतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण हो। ठीक है, तो टीचर को भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से हमें
कौन से सूत्र का कब प्रयोग करना है, कैसे बच्चे को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सारा ज्ञान क्या होता है, एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये कला होनी चाहिए, उसके अंदर निपुणता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगली और उपयोगिता देखेंगे इसके बाद। आप परेशान मत होइए, बस ये आपकी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो सेकंड इसमें है, शिक्षण सूत्र इस कार्य को करने के लिए क्या है, मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे होते हैं। तो इनके उपयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य और बोलने उपयोगी बना सकता है। साथ ही उसके प्रयोग द्वारा वह बच्चों की संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। थर्ड इसमें क्या है, अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को उसकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है, ठीक है। इसमें कम समय व श्रम में वह बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सही है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम भी जो है हमने पढ़ाया है वो सफल भी हो सकता है, और जो बच्चा जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है वो भी प्राप्त कर सकता है, अगर हम उसके अच्छे गाइडेंस बन गए, अच्छे मार्गदर्शक बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि शिक्षण सूत्र की कौन कौन सी विधियाँ हैं या कौन कौन सी सिद्धांत हैं और इसकी क्या उपयोगिता है, ये कैसे यूज होते हैं, इनके उदाहरण सहित हमने सब अच्छे से जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है हमारी क्लासेस अच्छे से देख सके और अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से आपकी कोई भी छुट्टी नहीं होगी, कोई भी टीचर छुट्टी नहीं करेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। सब कुछ आपको टाइम से कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद।